और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को लेकर एम.एन. श्रीनिवास के क्या विचार है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जिसको हम संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं या संरचनात्मक प्रकारवाद उन्मुखता कहते हैं भारतीय समाज शास्त्र में। तो इस उन्मुखता क्या है? जैसे कि मैंने जब सोशलिस्टिकल थ्योरी पर बात किया था उस समय बताया था कि संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है, परंतु उसको हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बताया था और उससे एसोसिएटेड जो थिंकर्स है उनके बारे में हमने जिक्र किया। ठीक इसी प्रकार की भारतीय समाज शास्त्र को समझने के लिए भी इस प्रकार की एक अप्रोच है जिसको संरचनात्मक प्रकारवादी अप्रोच कहते हैं। और ये अप्रोच क्या है और ये किससे प्रभावित है? एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि इंडियन सोशियोलॉजी है, इवन सोशियोलॉजिकल थ्योरी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेंड्स। जो मानव शास्त्रीय परंपराएं हैं उस मानव शास्त्रीय परंपराओं से प्रभावित होकर ये संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का आधार या अध्ययन की एक आधार इसको मानी जाती है। और जब हम उसको एंथ्रोपोलॉजी से लिंक करके देखते हैं संरचनात्मक प्रकारवाद को, इससे क्या होता है? इससे ये स्पष्ट होता है, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन वेरियस सोशल फॉर्म्स फाउंड इन ट्राइबल सोसाइटीज। ट्राइबल सोसाइटी में किस प्रकार के रूप या किस प्रकार के स्वरूप देखने को मिलता है, इन स्वरूप का विश्लेषण हमें संरचनात्मक प्रकारवाद के सिद्धांत के आधार पर हम समझते हैं या देखने की कोशिश करता है। सो वेरियस सोशल फॉर्म्स व्हिच फाउंड्स इन ट्राइबल सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल कोहेशन। इस सोशल कोहेशन के लिए जितने प्रकार के रूप है जनजातीय समाज में, वो किस प्रकार की सामाजिक कोहेशन को, सामाजिक एकता को, अगर एमआईडब्ल्यूएम की कॉन्टेक्स्ट बात करें कि एक सोशल सॉलिडरिटी को बनाए रखने के लिए योगदान देता है। सो व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट्स? स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट्स लार्जली जो एंथ्रोपोलॉजी से जोड़कर देखते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनजातीय समाज किस प्रकार की एकीकृत रहता है, कौन कौन ऐसे स्वरूप है, कौन कौन ऐसे रूप है, कौन कौन ऐसे एक्टिविटीज है जिस एक्टिविटीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज एक रूप है या सामाजिक कोहेशन, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकता, सामाजिक सॉलिडरिटी है, वो देखने को मिलता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिस आधार पर हम पूरे परिप्रेक्ष्य को संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अगर हम उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसमें 3 इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान देते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी। द फोकस हियर इज टू अंडरस्टैंड द ऑर्डरिंग ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग की मतलब होता है कि व्यवस्थित क्रम। तो समाज का व्यवस्थित क्रम को समझना है। ये जो संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक हैं वो समाज की व्यवस्था के क्रम को समझने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। तो ऑर्डरिंग इज द फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट टास्क ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। संरचनात्मक प्रकारवादी विचारकों के लिए सोशल ऑर्डरिंग, सामाजिक एकीकरण या समाज में किस प्रकार की क्रमबद्धता है और उस क्रमबद्धता की क्रम क्या है, तो उस क्रम में क्या और एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है और क्या सामाजिक प्रक्रिया इन्वॉल्व है जो ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डरिंग में एक प्रकार की व्यवधान भी उत्पन्न करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन संरचनात्मक प्रकारवादी कर रहा है। सो ऑर्डरिंग ऑफ द सोसाइटी हैज टू बी स्टडीड और हाउ ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी इज मेंटेन्ड। द फर्स्ट पॉइंट, समाज की व्यवस्था के क्रम किस प्रकार की बना है, कैसे बना है, और इसको वो अध्ययन करते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ द सोसाइटी। सेकंड, हम ये कह सकते हैं पैटर्निंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो सामाजिक दुनिया के स्वरूप का अध्ययन करना है या सामाजिक जगत के पैटर्न क्या है, स्वरूप क्या है।
सो पैटर्निंग, अब स्वरूप को कैसे तुम लोग समझने की कोशिश करोगे? व्हाट इज कॉल्ड पैटर्निंग? स्वरूप को ऐसे ही समझ सकते हो, पहले तो कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे बात करते हैं तब उसकी और उसका पैटर्निंग को आप समझ पाएंगे। Then we'll come to the social partnering. This is time of festivals. फेस्टिवल के समय चल रहा है इंडिया में और दशहरा सेलिब्रेशन होगा या गणपति उत्सव है, तो गणपति की स्टैचू बनती है ना, कैसे बनती है स्टैचू? तो एक फॉर्म है, एक प्रकार की पैटर्निंग है। वो मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला एक स्वरूप का निर्माण करता है। अब वो स्वरूप का निर्माण कई रूप में हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हो सकता है, फिर और अगर आपने कभी मूर्ति बनते हुए देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आकार का शुरुआत कैसे करें। जैसे कि पैडी है ना, पैडी का पोर्शन को काट के उससे जोड़ के फिर एक आकार बना। दिस इज कॉल्ड ए पैटर्निंग। एक पैटर्न बनता है, शुरुआत इस प्रकार की होती है। बाद में फिर जब दशहरा पंडाल में आप देखोगे जाके या गणपति फेस्टिवल में देखने जाओगे तो लगेगा कि भव्य मूर्ति है आपके सामने, बट इट हैज इट्स वन पैटर्न जो मूर्तिकार उसको उस रूप में बनाता है, परंतु आप जो है फाइनल प्रोडक्ट देखते है कि नहीं? सो इट इज कॉल्ड एक प्रोसीजर, एक स्टेप्स है, उसको फॉलो करते हुए मूर्तिकार जो है मूर्ति का निर्माण करता है। सो ये एक प्रकार की स्वरूप का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार समाज में भी एक पैटर्निंग है। तुम कहोगे सर ये तो मूर्तिकार तो पैटर्निंग कर देता है, मूर्ति दिख गया, तो ये पैटर्निंग नहीं दिखती। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप इस डिपार्टमेंट में आए, एडमिशन लिए, एक दूसरे को नहीं जानते, और आज पूछेंगे और जो पहले दिन आप आए थे उसमें कुछ अंतर जरूर होगा। ये क्या दिखा? पैटर्न ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन यू एज ए क्लासमेट, एज ए फ्रेंड्स, परंतु ये पैटर्न जो है पहले नहीं था। पहले दिन मिले होंगे उस समय का और आज में जरूर अंतर होगा। दैट इज कॉल्ड पैटर्निंग। पैटर्निंग बनता कैसा है? वो तो मूर्तिकार पैडी और ये सब चीज से लेकर बनता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाता है। ये पैटर्निंग बनने की तरीका है अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। जब हम एक दूसरे के साथ लगातार एक अंतःक्रिया करते हैं या क्रमबद्ध तरीके से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, अपनी समस्या को शेयर करते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, एक दूसरे से, ठीक है ना, इससे क्या होता है? एक पैटर्निंग बनता है, एक स्वरूप का निर्माण होता है। तो स्वरूप का निर्माण के आधार है अंतःक्रिया और लगातार अंतःक्रिया करना। लगातार जब हम अंतःक्रिया करते हैं, उस अंतःक्रिया के आधार पर एक प्रकार की स्वरूप का निर्माण होता है, जिसको हम सामाजिक स्वरूप कह सकते हैं, या सामाजिक जीवन को समझने के लिए एक पैटर्न या स्वरूप का निर्माण। तो these are the two important aspects जिससे आप इसको समझ सकते हो। एक तो ऑर्डरिंग है, दूसरा पैटर्न। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं? ये ऑर्डरिंग को और सोशल पैटर्निंग को समझने को कोशिश करते हैं। इसके आधार पर वो समाज में सामाजिक एकता किस प्रकार की बना है, वो समाज में एक प्रकार की निरंतरता किस रूप में है, समाज में स्थिरता किस प्रकार की है, समाज में एक प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्रम है या ढांचागत स्वरूप है, ये किस प्रकार की बनता है। तो ये दोनों आधार पर, खास करके ऑर्डरिंग और पैटर्निंग के आधार पर, हम समाज में कोहेसिवनेस को, समाज की स्टेबिलिटी को, समाज को जो डिफरेंट संस्कृति है या डिफरेंट सामाजिक संरचनाओं का जो स्तर है, तो उनके आधार पर इन सारी चीजों को हम समझते हैं या समझ सकते हैं। तो ऑर्डरिंग एंड पैटर्निंग इज द बेसिस of structural functionalism. Maybe you talk about as far as theoretical aspect is concerned or Indian society is concerned. तो संरचनात्मक प्रकारवादी है तो वो ऑर्डरिंग को और पैटर्निंग को समझने को कोशिश करते हैं, और उसमें क्या है? कोहेसिवनेस, स्टेबिलिटी एंड कैसे हम सामाजिक संरचना एकता बनाए रखता है, इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक के रूप में, खास करके जो संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक हैं वो हार्मनी और कंसिस्टेंसी पर बल देते हैं। सामाजिक एकता, सामाजिक सहयोग और उस सामाजिक एकता सहयोग में निरंतरता किस प्रकार की है,
कंसिस्टेंसी किस प्रकार की है, इसको वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु यह कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन पर बहुत ज्यादा बल नहीं देते। ठीक है, सो द फंक्शनल यूनिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑर्डर। तो जो समाज में जो प्रकारात्मक एकता है, वो प्रकारात्मक एकता किस प्रकार की व्यवस्था में क्रमबद्धता लाता है, एक प्रकार की ऑर्डरिंग देखने को मिलता है। सो दे फोकसेस ऑन दिस। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट फोकसेस ऑन फंक्शनल यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। समाज में सामाजिक एकता किस प्रकार की है, और जिसको हम सोशल कोहेशन भी कह सकते हैं, सामाजिक सोशल कोहेशन भी कह सकते हैं, सोशल सॉलिडेरिटी भी कह सकते हैं। तो उनका प्रमुख लक्ष्य है कि समाज में सामाजिक एकता किस प्रकार की आता है और सोशल यूनिटी किस रूप में बना रहा है। अगर हम इसको एम.एन. श्रीनिवास के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एस.सी. दुबे की कॉन्टेक्स्ट में देखें, आंद्रे वेदे की कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये सभी तीन विचारकों को हम संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक के रूप में मानते हैं, और यह जो है कोशिश करते हैं कि समाज में फंक्शनल यूनिटी और कोहेशन किस रूप में आया है या आता है, खास करके भारतीय समाज के संदर्भ। अगर एम.एन. श्रीनिवास की हम बात करें, एम.एन. श्रीनिवास व्यूज इंडियन सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स, बट सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स, social relationship is complex, but it has interrelated parts। समाज की छोटे छोटे इकाइयां, खास करके परिवार है, जाति है, धर्म है, व्यवसायिक वर्ग है, विभिन्न आयु वर्ग है, तो ये समाज की छोटे छोटे इकाइयां हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये सभी छोटे छोटे पार्ट्स जो है परस्पर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एंड दैट मेक्स द एंटायर सिस्टम का कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। ए कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम व्हिच इज ए इंटररिलेटेड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ सोसाइटी लाइक family, caste, religion, different age groups, different occupational activities, different business groups. So I think all these groups are unity of society, or you can say they are linked with the social structure of the society, or they are part of social structure, or they are the social structure. But these social structure, how these units of social structure are interrelated, interlinked and connected with each other। तो हम ये कहेंगे कि सामाजिक संरचना जिसमें परिवार, जाति, विभिन्न व्यवसायिक वर्ग, विभिन्न और समूह जो है वो परस्पर किस रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जुड़ाव के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हाउ डज दिस यूनिट्स contributes to maintain social stability and order and harmony। ये सारी इकाइयां किस प्रकार की ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए योगदान प्रदान करते हैं। तो ये जो बात है ना, इन सारी बातों को हम खास करके ये, यद्यपि इसको हम एंथ्रोपोलॉजी में इसके ओरिजिन को देखते हैं, परंतु ये समाज शास्त्र को, समाज को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है। अगर इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि एम.एन. श्रीनिवास का कल्चरलॉजिकल अप्रोच की शुरुआत एम.एन. श्रीनिवास की जो राइटिंग्स है उस राइटिंग से होता है, और यहाँ पे भी मैं यही कहता हूँ कि संरचनात्मक प्रकारवादी आधार है या अध्ययन की आधार है, उसको भी एम.एन. श्रीनिवास से ही शुरुआत की जा सकती है, या एम.एन. श्रीनिवास मूलतः एक संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक हैं जिन्होंने किस प्रकार की भारतीय समाज में सामाजिक एकता, सोशल हार्मनी बना रहता है, इसका उन्होंने अध्ययन पेश किया। समाज का प्रमुखतः दो इकाई है, या सामाजिक परिवर्तन को प्रमुखतः दो रूप में हम समझ सकते हैं। एक रूप यह है कि किस प्रकार संरचना में परिवर्तन है, दूसरा किस प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन, परंतु ये दोनों को अलग भी नहीं कर सकते। तो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन कल्चर, और चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन कल्चरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोशल चेंज। इस सामाजिक संरचना में
और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन को ही हम सारी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो योगेंद्र सिंह की चर्चा मैंने किया और उस समय मैंने ये कहा कि वो कल्चरलॉजिकल अप्रोच की शुरुआत एम.एन. श्रीनिवास से करते हैं, क्योंकि जैसे कि संस्कृताइजेशन का जो मॉडल है वो एक प्रकार की कल्चरल इमिटेशंस की बात है, ठीक है। तो आप कल्चरल इमिटेशन की कॉन्टेक्स्ट में भी एम.एन. श्रीनिवास को देख सकते हैं, परंतु जब लार्जर पर्सपेक्टिव हम एम.एन. श्रीनिवास को समझते हैं तो वो एक संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक हैं, क्योंकि किस प्रकार के समाज में सोशल कोहेशन है, किस प्रकार के समाज में एकरूपता है, समाज में किस प्रकार के एक समूह दूसरे समूह को एक आधार मानता है, परिवर्तन के सोर्सेस मानता है, तो इन बिंदुओं के आधार पर वो सामाजिक एकता को, सोशल हार्मनी को, सोशल सॉलिडरिटी को बनाए रखने में कार्य करते हैं। इसीलिए हम एम.एन. श्रीनिवास को संरचनात्मक और प्रकारवादी विचारक के रूप में मानते हैं। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर बात करें कि व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो पहली कैरेक्टर सोसाइटी एज ए होल सिस्टम, क्योंकि हम सोसाइटी को पूरे व्यवस्था के एक इकाई मानते हैं। क्या मतलब है इसकी? मतलब यह है कि सोसाइटी इज सीन एज एन इंटरकनेक्टेड होल। तो सोसाइटी में जो छोटे छोटे इकाइयां हैं, छोटे छोटे पार्ट्स है, वो सब इंटरकनेक्टेड है और एक समष्टिमूलक की सोसाइटी जो है एक समष्टिमूलक है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए समाज की जो रूप है हमें एक समष्टि के रूप में, एक कॉम्प्लेक्स होल के रूप में, एक जटिल संपूर्णता के रूप में हमें देखने को मिलता है। आखिर देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जिस एग्जांपल के आधार पर आप उसको समझ सकते हो कि इंटरकनेक्टेडनेस किस प्रकार के विभिन्न समुदाय में है, ठीक है। and but that suggests the complex whole of a system that's called society. तो society as a whole, as a complex whole system means सोसाइटी एक जटिल संपूर्णता है, जिस जटिल संपूर्णता में विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न समुदाय परस्पर एक दूसरे के साथ अंतर्निर्भर है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। अब सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि सर इसका कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इसी क्लास की बात कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, एक मान के चल सकते हैं, एक दो अलग अलग ग्रुप हैं, टीचर्स का एक अलग ग्रुप है, स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप है, परंतु दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे रिप्रेजेंट द होल ऑफ द सिस्टम। तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से संबंधित रखते हैं और ये एक समष्टि, एक जटिल समष्टि के रूप में आप देख सकते हो। इसको आप लार्जर सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो, आप गांव के संदर्भ में भी देख सकते हो कि आपको जरूर मिलेगा कि एक समुदाय दूसरे समुदाय पर, एक समूह दूसरे समूह पर, एक जाति दूसरी जाति पर, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर जरूर अंतर संबंधित है और इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, कि इट फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। जो पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी एलाबोरेट कर चुके हैं, इट फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड हार्मनी, स्थिरता और सामाजिक एकता पर बल देता है। क्योंकि कोई भी प्रकारवादी विचारक है या संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक है, वो जरूर ये उनका जो प्रथम लक्ष्य है कि किस प्रकार के समाज में स्टेबिलिटी लाया जाए। The primary goal is to understand how social structure contributes to social cohesion, stability and order. तो social cohesion and stability order के लिए किस प्रकार की सामाजिक संरचना अपना योगदान प्रदान करता है। तो इसका मतलब इस ये जो योगदान है, इस योगदान को समझना यही संरचनात्मक प्रकारवादियों का प्राइमरी लक्ष्य है। अगर आप सोसाइटी को जैसे कॉम्प्लेक्स होल के रूप में आप देखते हैं, अगर उसके आगे आप इसकी विश्लेषण करेंगे जिसमें आपको छोटे छोटे सोशल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। देयर इज अ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर एंड देयर आर स्मॉल सोशल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आप सोशल स्ट्रक्चर को कैसे परिभाषित करें, या सोशल स्ट्रक्चर की क्या क्या छोटे छोटे इकाई है। सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत फैमिली स्ट्रक्चर, religious structure, caste structure, different occupational groups and their structures. All these structures exist within a social structure.
आप उसको ऐसे कहें, ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बनता है। तो सोशल स्ट्रक्चर की जो छोटे छोटे इकाइयां हैं वो फैमिली है, मैरिज है, रिलीजन है, कास्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर को प्रकारात्मक या गतिमान बना, और इसका जो है इसका एक पॉजिटिव फंक्शंस है या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका एक सकारात्मक परिणाम है। और इस सकारात्मक परिणाम जो है सोसाइटल नीड्स को पूरा करने के लिए, समाज को एक रूप में बनाए रखने के लिए ये मदद करता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक है जिसपे हम आज बात करेंगे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे और आंद्रे बेते, तो इनका फोकस फील्ड वर्क पर रहा है और इसीलिए इसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन से भी लिंक करते हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन फील्ड वर्क। फील्ड वर्क ट्रेडिशन बेसिकली जो मानव शास्त्र की जो परंपरा है अध्ययन की, उस परंपरा से आया है और ये डिटेल्ड फील्ड वर्क और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल फेनोमेना और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे इनको देखा जा सकता है। तो ये उनका प्रमुख लक्ष्य है कि हाउ थ्रू फील्ड वर्क दे ट्राइज टू फाइंड आउट there is a interdependency, interconnectedness between different parts of the units of society, and they contribute towards harmony and cohesiveness of the society. So therefore ये फील्ड वर्क पे फोकस करते हुए ये जो विचारक हम डिस्कस करेंगे, खास करके एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे और आंद्रे बेते, ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड सोशल फेनोमेना, सामाजिक प्रघटना को क्षेत्र कार्य के आधार पर कैसे उन्होंने देखा, और स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में तो क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया का एग्जांपल लेंगे, तो क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया इज स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और इस स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अवलोकित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन की कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने एक इमिटेटिव मॉडल को बताया कि समाज में किस प्रकार की प्रभु जाति की महत्व है और प्रभु जातियों को दूसरी जातियों के लोग किस प्रकार की इमिटेट करते हैं, उनकी अनुकरण करते हैं, उनकी अनुपालन करते हैं। और ये एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक माइक्रो स्टडीज को उन्होंने मैक्रो फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश किया, जो कि हम आने वाले समय में ये सारी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे।